वेक्टर्स का लास्ट लेक्चर है ये। वेक्टर्स वेक्टर्स लास्ट टाइम हमने फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह किए थे। वैसे वो हम अच्छे तरीके से न्यूटन लॉज जब आएंगे उसमें हमें फ्री बॉडी डायग्राम स्टडी करना है पूरे चैप्टर में। उसकी थोड़ी थोड़ी मैंने इंट्रोडक्शन बताई थी कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होते हैं, कि कोई भी अगर आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट है उस पर अलग अलग जगह से फोर्सेस लग रही हैं, तो वो सारी फोर्सेस उस पर दिखा दो तो उसे फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। जैसे ये हमारा कोई टेबल है, ये टेबल है हमारा, इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट पे एक तो नीचे धरती के ऊपर रखा है ये टेबल, तो धरती की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से एक यहाँ पर बढ़ाऊं इसका फ्री बॉडी डायग्राम, एक mg फोर्स एक्ट कर रही होती है, और एक टेबल है जो वो टेबल भी इसे एक फोर्स लगा रहा होगा, इसी वजह से तो नीचे गिर नहीं रही, नहीं तो नीचे गिर जाती, टेबल को तोड़ते हुए नीचे गिर जाती। तो उसे कौन बचा रहा है? टेबल से एक नॉर्मल रिएक्शन आता है, वो बचा रहा है। तो ये दोनों फोर्स बैलेंस हो रही होंगी, इस वजह से हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता नेट फोर्स बैलेंस होती है, तो इस केस में हमारा एन इक्वल टू एम जी हो रहा होगा। ये सब फ्री बॉडी डायग्राम्स वगैरह देखे थे लास्ट लेक्चर में, कि कंपोनेंट्स कैसे एक्स वाई एक्सिस में तोड़ते हैं फ्री बॉडी डायग्राम्स वगैरह के। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। आज क्वेश्चंस के थ्रू ही थोड़ा कंसेप्ट करा देते हैं, फिर उसके नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं कैलकुलस। लिखिए, फोर्स ऑफ टू फोर्सेस, लिखो टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, two forces are acting on a body. F1 vector equal to 70 j cap, न्यूटन्स में है ये तो अंडरस्टूड है, फोर्स न्यूटन में है। F1 j cap फाइंड, लिखो फाइंड F2 वेक्टर, F2 vector acting on a body, find F2 vector acting on the body such that, acting on the body such that it produces net acceleration as shown. It produces net acceleration as shown in the figure. Net acceleration as shown in the figure. लिखो mass of body is equal to 5 kg. Mass of body is equal to 5 kg. तो फिगर दी हुई है, ये हमारी बॉडी है और इसका एक्सेलरेशन वेक्टर है, जो बॉडी का एक्सेलरेशन वेक्टर वो कुछ इस तरीके से है, ए वेक्टर है और वो उसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये लगभग 53 एंगल पे इस तरीके से लग रहा है, ईस्ट डायरेक्शन से 53 एंगल पे एक्सेलरेशन है। मतलब एक्सेलरेशन जो हमारी एक्सेलरेशन वेक्टर आ रहा है जो हमारे इस बॉडी का, जिसका मास m इक्वल टू 5 kg है, वो इस तरीके से है, कुछ 53 डिग्री एंगल पे लग रहा है। तो इसमें नेट फोर्स वो निकालियो, F2 वेक्टर कितना लग रहा है, F1 वेक्टर हमें पता है। तो पहले तो हम एक्सेलरेशन को ही लिख लेते हैं, एक्स वाई कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट ये होते हैं एक्स वाई, तो एक्सेलरेशन वेक्टर लिख लो कितना आ रहा है, 10 cos 53 आई कैप प्लस 10 sin 53 डिग्री जे कैप। 50 डिग्री है तो ये वाला कोस कंपोनेंट होगा इसका, कोस थीटा कंपोनेंट ए कोस थीटा, और ये वाला साइन थीटा होगा ए साइन थीटा।
तो वही लिखा मैंने। थीटा क्या है इस केस में? 53 डिग्री। एक्सेलरेशन हमें पता लगी। तो अब लिखो छोटा सा नोट नोट बना के लिखो। इसमें लिखो न्यूटन्स न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म। इसके नीचे लिखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वेक्टर फॉर्म के में कैसे होता है? एफ फोर्स नेट वेक्टर, नेट फोर्स जो लग रही है हमारे ऑब्जेक्ट पे, इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन वेक्टर। ये नोट बना के लिख लो। एफ नेट इक्वल मास टाइम एक्सेलरेशन वेक्टर, वेयर ए वेक्टर इज एक्सेलरेशन and F net vector is net force acting on the body। M तो पता ही है हमें, मास है, मास ऑफ बॉडी। ठीक है, तो F नेट कितना लग रहा है हमारे केस में? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। F1 वेक्टर मैंने दिया है 70 जे कैप, F2 वेक्टर निकालना है। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, एफ नेट वेक्टर इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन वेक्टर में। एक्सेलरेशन वेक्टर भी सब्स्टिट्यूट कर दो यार, एफ नेट भी 70 जे कैप प्लस F2 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इक्वल टू मास 5 kg है और एक्सेलरेशन वेक्टर कितना? 10 cos 53 आई कैप प्लस 10 साइन 53 जे कैप। तो यहाँ से सोल्व कर लोगे, F2 वेक्टर निकल आएगा। कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना, cos 53 sin 53 की वैल्यू डाल के, और यहाँ पर 70 जे कैप को यहाँ ले जाओगे, F2 वेक्टर आ जाएगा। कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगाते। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। टू वेक्टर्स two vectors are given two vectors are given such that their magnitudes are equal, their magnitudes are equal। ऐसे लिख लो, मोड ए वेक्टर इक्वल टू मोड बी वेक्टर इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये लिख लो, टू वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर दिए हुए हैं, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है। इक्वल टू सी के हैं, एंड द एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री। लिखो, एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर is 120 degree। Find the resultant vector। Find the resultant vector। तो क्या क्या रखा है हमने? एक ए वेक्टर है, एक कुछ बी वेक्टर है हमारा, उन दोनों के बीच 120 डिग्री एंगल है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दो पहले तो कितना। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो।
सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर कोस थीटा। कोस 120 कितना हुआ? कोस 120 डिग्री। कोस 90 प्लस 30। कोस 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट है। 90 प्लस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और 90 प्लस है यानी कि साइन में कन्वर्ट होएगा साइन 30, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो माइनस साइन 30। तो कितना हुआ? माइनस साइन 30 कितना हुआ? -1/2 सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इंटू -1/2। 2 से 2 गया, ये माइनस सी स्क्वायर बन गया, सी स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर गया, कितना आ गया? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना? अंडर रूट सी स्क्वायर कितना हुआ? मोड सी। तो सी के बराबर ही आ गया, इक्वल सी, सी लिख दो, अंडर रूट सी स्क्वायर का। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, इसका भी सी था, मैग्नीट्यूड इसका भी सी था, हमारा रिजल्टेंट कहाँ आएगा? रिजल्टेंट भी सी, रिजल्टेंट वेक्टर भी हमारा मैग्नीट्यूड सी आ रहा है उसका, और वो कहाँ पर होएगा? अब दोनों सिमेट्रिक सिचुएशन है, ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड सी है, बी का भी सी है, तो बीचों बीच आएगा दोनों के। तो ये भी 60 डिग्री बनेगा और ये भी 60 डिग्री बनेगा। तुम टेन फाइव से निकाल भी सकते हो, उससे भी पता लग जाएगा। टेन फाइव का जो फॉर्मूला होता है ना, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कोस थीटा, ऐसे ऐसे उससे भी निकाल लो, 60 डिग्री आएगा। तो ये याद रखना है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्स आउट टू बी सेम वेक्टर इन मैग्नीट्यूड देन एंगल। तो इसे लिखो ये कैसे, एक नोट लिखो छोटा सा। if resultant of two equal vectors, if resultant of two equal vectors is comes resultant of two equal vectors comes out to be same vector, it comes out to be same vector in magnitude, then angle between them should be 120 degree. Comes out to be same vector in magnitude, then angle between them should be 120 degree. एक छोटी सी फिगर बना सकते हो ऐसे करके, अगर ये एफ है, ये 120 डिग्री है, ये भी एफ है, ये तो अनइक्वल सी दिख रही है थोड़ी, ऐसे बनाना। अगर ये भी एफ है, ये भी एफ है, तो हमारा ये रिजल्टेंट पैरेललोग्राम कंप्लीट कर ले, ये भी एफ होगा, तो इनके बीच एंगल 120 डिग्री होगा अगर ये भी एफ है। नेक्स्ट लिखो। लिखो, नोट लिखो एक छोटी सी नोट, क्या छोटी सी डेरिवेशन ही है, हमने जो कोसाइन डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन पढ़े थे उसके ऊपर ही है। देखो, फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ है कितना हुआ? ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र प्लस ए जेड स्क्र। तो ए हमारा वो क्या हुआ? ए कैप, ए वेक्टर बाय मोड है, कितना हुआ? ए एक्स बाय ए एक्स बाय मोड है, ए एक्स बाय मोड है आई कैप प्लस ए वाई बाय मोड है यही है, ये हमें पता है यहाँ, मोड है जे कैप प्लस ए जेड बाय मोड है के कैप। ये हमारा यूनिट वेक्टर है, ए कह लो, किसी भी थ्री डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर किसी भी थ्री डायमेंशन की बात करूँ, अगर ये ए वेक्टर है और ये एक्स वाई और ये जेड कोऑर्डिनेट है हमारे,
अरे ए वेक्टर अल्फा एंगल यहाँ से बना रहा है, ये हमने डायरेक्शन रेशियो कोसाइन में देखा था। बीटा एंगल यहाँ से बना रहा है और गामा एंगल जेड एक्सिस से बना रहा है। अल्फा एंगल एक्स एक्सिस है, बीटा एंगल वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है गामा एंगल। ये ए वेक्टर है, कोई 3D वेक्टर है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो हमारा यूनिट वेक्टर इस तरीके से आएगा। और जो इसे और कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू कोस अल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा के कैप। यानी कि ये जो हमारी क्वांटिटी है ए एक्स बाई मोड ए इजकल टू कोस अल्फा है, ये ए वाई बाई मोड ए कोस बीटा है और ए जेड बाई मोड ए कोस गामा। ये पता है हमें, हमने उस टाइम निकाला भी था, कोस अल्फा निकाला था हमने। कोस अल्फा ऐसे करके कि हमने एक रेक्टेंगल ऐसे बनाया था, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके बनाया था। तो हमने कहा था कि कोस अल्फा ए एक्स बाय मोड ए था। तो इसके थ्रू हमने अल्फा भी निकाला था। कितना निकाला था, कोस इनवर्स ए एक्स बाय अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये हमने कोस अल्फा निकाला था और इसे डायरेक्शन कोसाइंस कहा था इन्हें। ठीक है, ये ए यूनिट वेक्टर है जो हमारा, ये इसके बराबर भी होता है, कोस अल्फा आई कैप कोस बीटा जे कैप कोस गामा के कैप। ये हमारा एंगल मेड विद एक्स एक्सिस है, विद एक्स एक्सिस ये पहले निकाला था हमने। और सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए बीटा आएगा, वो वही होएगा कोस इनवर्स ए वाई बाय मोड ए। और गामा जो ये वाई एक्सिस है, बीटा तो वाई एक्सिस एंगल और गामा है जेड एक्सिस है, तो ये कोस इनवर्स ए जेड बाय मोड ए गामा। तो 2 डायमेंशन में कैसे लिखेंगे इसे, 2 डायमेंशन में ए वेक्टर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ए वेक्टर है ये हमारा। अब जेड एक्स ही नहीं है हमारे पास, 2 एक्स है, तो सिर्फ एक्स एक्सिस से अल्फा, ये बीटा और ये होएगा हमारा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ए वेक्टर हमारा। और मोड ए होगा ए वाई स्क्वायर। तो ए यूनिट वेक्टर कितना होगा, ए वेक्टर बाय मोड ए, तो कितना आया ए एक्स बाय अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आई कैप प्लस ए वाई बाय अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर जे कैप। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस अल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप, यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा, ये जो पूरा है ये कोस अल्फा हो गया, ये कोस बीटा। तो यहाँ से अल्फा भी पता है हमें क्या आएगा, कोस इनवर्स ए एक्स बाय मोड ए और बीटा कोस इनवर्स ए वाई बाय मोड ए। और ये तो पता ही है हमें कि मैग्नीट्यूड 1 होता है यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो हमारा इसके कंपोनेंट्स का कोस अल्फा स्क्वायर प्लस कोस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो सिमिलरली ये लास्ट पेज में जो किया था, यहाँ पर भी हमारा कोस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस गामा का स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा।
क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1 है। ये हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द एंगल ऑफ फाइंड द एंगल ऑफ आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप विद एक्स एक्सिस निकालो कितना होगा। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो हमें ए वेक्टर पता है, हमें सॉल्यूशन ए वेक्टर पता है हमें, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करो, 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कितना है ये, 3 3 9, 9 प्लस 4 14। ठीक है, तो ए कैप कितना आया, ए कैप क्या आया, ए वेक्टर बाय मोड है, तो कितना आया हमारा 1/√14 आई कैप माइनस 2/√14 जे कैप प्लस 3/√14 के कैप। मैंने बताया था अभी, क्या कहा था, ये हमारा जो होता है ये कोस अल्फा होगा, कोस अल्फा, और अल्फा क्या है, अल्फा हमारा जो एक्स एक्सिस से ए वेक्टर एंगल बना रहा है, तो वही तो निकालना है हमने। फाइंड द एंगल ऑफ ये वेक्टर जो हमारा एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है। तो कोस अल्फा पता है हमें, कोस अल्फा इक्वल टू 1/√14, तो अल्फा कितना होगा, कोस इनवर्स 1/√14। यहाँ पर अगर ये कहता एंगल मेड विद वाई एक्सिस भी निकाल लो, वाई एक्सिस, तो इसे ले लेते, इसे क्या कहते हैं, कोस बीटा इक्वल टू -2/√14। तो यहाँ से बीटा निकल आता हमारा, यहाँ से बीटा निकल आता कोस इनवर्स -2/√14। और गामा भी अगर जेड एक्सिस एंगल पूछते तो कोस गामा इक्वल टू 3/√14 यूज करते, ये वाला कंपोनेंट। तो यहाँ से गामा निकाल लेते, तो तीनों एंगल आ जाते हैं हमारे एक्स वाई जेड तीनों से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर होगा अब तक सारा, लास्ट पेज ये किया था हमने क्वेश्चन। लिखो, ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस √3 जे कैप, ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस √3 जे कैप। ये वेक्टर दिया हुआ है, फाइंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड एंगल विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड एंगल विद द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इससे एंगल कितना बना रहे हैं। मैग्नीट्यूड निकालना होगा, मैग्नीट्यूड का तो सिंपल सा फॉर्मूला पता ही है हमें, कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करना होता है। तो कितना हुआ ये, √4 इक्वल टू 2। ठीक है,
ए वेक्टर कितना, यूनिट वेक्टर कितना हुआ, ए कैप, ए वेक्टर बाय मोड ऑफ ए, तो कितना हुआ, ए 1/2 वाई कैप प्लस √3/2 जे कैप। तो कोस अल्फा, ये कोस अल्फा 1/2, और ये कोस बीटा इक्वल टू √3/2। तो अल्फा कितना है यहाँ से, 60 डिग्री, कोस अल्फा 1/2, अल्फा 60 डिग्री, बीटा कोस बीटा √3/2, बीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये वेक्टर हमारा कैसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, 60 डिग्री है इससे बना रहा होगा, 30 डिग्री इससे बना रहा होगा। वो तो हमें दिख भी रहा है, ऐसे भी नहीं, सरे हम दिख ही रहा है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है मोड, और ये कंपोनेंट कितना है इसका, वाई कंपोनेंट, ये √3 है, और एक्स कंपोनेंट कितना है, 1 है, 1 आई कैप √3 जे कैप। तो यहाँ से अगर टेन थीटा करके भी निकालते हैं, टेन थीटा इक्वल टू √3/1, तो थीटा हमारा 60 डिग्री यहाँ से भी आ जाता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, लिखो। क्वेश्चन है, देर इज अ ट्राइंगल, लिखो देर इज अ ट्राइंगल, देर इज अ ट्राइंगल having vertices hang having position vector of vertices as a vector comma b vector comma c vector. There is a triangle having position vector of its vertices abc as of his vertices abc as a vector b vector and c vector respectively. एक ट्राइंगल है एबीसी, उसके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं सारे पॉइंट्स के, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दिया हुआ है एबीसी का। नाउ लिखो, नाउ दिस ट्राइंगल इज मूव्ड in the coordinate system. Now this triangle is moved in the coordinate system such that in the coordinate system such that the position vector of new vertices जैसे ये ए बी सी, न्यू वर्टिसेस ए बार बी बार सी बार कह दो, नए वर्टिसेस को ए बार बी बार सी बार, such that is moved in the coordinate system such that its new vertices a bar b bar c bar has position vector, देखो has position vector as a vector bar b vector bar b vector bar नहीं, ऐसे ये a vector ऐसे मतलब a बार का वेक्टर लिखते हैं ऐसे, a बार वेक्टर b बार वेक्टर c बार वेक्टर, इन नए पोजीशन वेक्टर्स हैं। लिखो फाइंड find the displacement vector, find the displacement vector of all the vertices of triangle, find the displacement vector of all the vertices of the triangle
and their centroid. Find the displacement vector of all the vertices of triangle and its centroid. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्टार्ट होता है इनिशियल पोजीशन से और जाता है फाइनल पोजीशन तक. इसका ये वेक्टर डिफाइन होता है फाइनल वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर से. जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके, इस पॉइंट से मूव करके यहाँ पहुंचा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा. यहाँ से मूव करके यहाँ पहुंचा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा. बेसिकली ये ऐसे होता है कि हमारा अगर ये ओरिजिन है 0,0 और ये XY कोऑर्डिनेट्स हैं. एक ऑब्जेक्ट यहाँ था पहले O पॉइंट पे, फिर O बार पे चला गया, तो इसका पहले पोजीशन वेक्टर था, मान लेते हैं इसे A पॉइंट मान लेते हैं, A पॉइंट और ये A बार पॉइंट, नया पॉइंट. तो ये OA वेक्टर पहला पोजीशन वेक्टर था और फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है? ये है OA बार का वेक्टर. तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा? C वेक्टर कितना होगा? ये C वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर, OA बार वेक्टर माइनस OA वेक्टर. यानी कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर फाइनल दिया हुआ है माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा. तो इस केस में क्या होगा? ट्राइंगल थी पहले, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा पहले कहाँ थी? ABC, और फाइनली कहाँ चली गई है? कहीं पर चली गई है. उन पॉइंट्स को नाम दिया है A बार, B बार, C बार, और इनके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं. इस पॉइंट का दिया हुआ है A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर, और नए पोजीशन वेक्टर क्या है? A बार वेक्टर, B बार वेक्टर और ये C बार वेक्टर. कुछ नए मूवमेंट हुई है, कोई नए पोजीशन वेक्टर होंगे. तो हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, जो कि क्या होगा? A बार, ये A पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा, ये B से B बार और ये C से C बार. ये निकालना. तो कितना आएंगे ये? कितना आएगा? A बार वेक्टर, A बार वेक्टर माइनस A वेक्टर, ये हमारा वर्टिसिस A का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया. और B बार, A बार, B बार, कितना आएगा ये? B बार वेक्टर माइनस B वेक्टर. और C बार वेक्टर, ये कितना होगा? फाइनल वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. ये तीनों के हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गए. सेंट्रोइड का निकालना है. वो सेंट्रोइड का क्या होगा? सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर निकालते कैसे हैं? फॉर्मूला मैंने बताया था, इसको ड्राइव भी किया था हमने. पोजीशन वेक्टर ऑफ इसका इनिशियल को बोल देते हैं G, इनिशियल को G बोल देते हैं और फाइनल को बोल देते हैं G बार. तो G कितना? हमें पता है, अगर पोजीशन वेक्टर तीनों के दिए हों वर्टिसिस के, तो सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइडेड बाय 3. ये होता है, हमें पता है. तो G बार क्या होगा? A बार वेक्टर प्लस G बार होगा नए पोजीशन वेक्टर का सम करके डिवाइडेड बाय 3, तो डिवाइडेड बाय 3. तो हमारा G बार वेक्टर क्या आएगा? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड, G बार वेक्टर ये आएगा G बार वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि A बार वेक्टर प्लस B बार वेक्टर प्लस C बार वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 माइनस A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइडेड बाय
ठीक है, ये सबके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गए। सेंट्रोइड का आ गया, ये पूरा हमारा सेंट्रोइड का आ गया, और ये सब आ गए वर्टिस ए का, ये वर्टिस बी का, और ये सी का। नेक्स्ट लिखो, राइट अ क्वेश्चन। फाइंड फाइंड वैल्यू ऑफ ए, find value of a such that value of a such that points points a comma b comma c are collinear, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक लाइन में होना। अगर ये ए बी सी तीन पॉइंट्स हैं, तो अगर एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं सिंगल, तो इसे कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो मैंने क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो क्या डायग्राम क्या दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है देखो, ए बी सी और उनके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं हमें। इसका क्या, सी वेक्टर का है ए आई कैप, ए आई कैप माइनस 52 जे कैप। बी का दिया हुआ है 40 आई कैप माइनस 8 जे कैप, और ए का दिया हुआ है 60 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ये तीनों पॉइंट्स हैं और ये कोलिनियर है, तो ए की वैल्यू निकालनी है हमें अगर ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर है। तो कैसे निकाल लेंगे, एक तो निकाल लो ए बी वेक्टर, ए बी कोई भी दो वेक्टर ले लो जिसमें ए इन्वॉल्व होता हो। ए ए है जो हमारा सी पॉइंट है, ये इन्वॉल्व होना चाहिए, कोई भी दो वेक्टर ले लो। तो ए बी और ए सी ले लेते हैं। ए बी वेक्टर कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल कितना हुआ, 40 माइनस 60 माइनस 20 आई कैप, और माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11 जे कैप। ए बी वेक्टर हो गया। ए सी वेक्टर कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल दोबारा से करो, ए माइनस 60 आई कैप माइनस 52 माइनस 3 कितना हुआ, माइनस 55 जे कैप। अब ये ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, हमें पता है एक ही डायरेक्शन में है। ए बी वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, ये ए बी वेक्टर है, और ए सी वेक्टर ये भी इसी डायरेक्शन में है। इनके बीच एंगल कितना हुआ, थीटा 0। तो इससे मैं ये कह सकता हूँ इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट ए बी वेक्टर क्रॉस विद ए सी इज इक्वल टू 0 होगा। ए बी वेक्टर क्रॉस विद ए सी, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दो ए बी और ए सी का, आई कैप जे कैप के कैप। ए बी वेक्टर पहले है तो उसका कंपोनेंट्स ऊपर आएंगे, माइनस 20 माइनस 11 0, के कैप तो 0 है इसका, के कैप आएगा ही नहीं, इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है इसमें। ये और इसका ए माइनस 60 और ये माइनस 55 0। ये ऊपर क्या आएंगे, ये प्लस पहला, ये माइनस, ये प्लस। तो लिखो ए बी वेक्टर क्रॉस विद ए सी कितना हुआ, आई कैप प्लस आई कैप, फिर ये माइनस 11 0 इंटू 0 माइनस 15, ये 0 हो गया। और क्या हुआ, जे कैप लिखो, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप
ये कॉलम छोटा, ये रो छोटी, तो ये 20 इंटू जीरो, ये इंटू जीरो, यानी कि ये भी जीरो। प्लस के कैप लिखो, ये छोटे ये छोटे, तो -20 इंटू -55, -55 माइनस माइनस और -11 इंटू A-60, तो कितना है? -20 A-60 -20 इंटू -55। ठीक है, इसे यहाँ सोल्व करता हूँ। तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी कितना आया हमारा? ए कैप टाइम्स माइनस माइनस प्लस 255 टू ज़ा 1100 1100, और ये माइनस माइनस प्लस 11 इंटू A-60, और ये कितना जीरो के बराबर है? तो कर दो, ये नल नल वेक्टर है एक तरह का। अगर एक ये के कैप के साथ एक कुछ मैग्नीट्यूड आ रहा है और इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो इसे नल वेक्टर कहते हैं। और नल वेक्टर की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है और मैग्नीट्यूड जीरो होता है, तो ये मैग्नीट्यूड एक तरह से, इसे जीरो कर दो। 1100 प्लस 11 प्लस 11 इंटू A-60 इक्वल टू जीरो, तो कितना आया? 11 से ये 100 पे गया, तो उस साइड ये A-60 इक्वल टू -100, तो A कितना? -40। तो A की वैल्यू -40 होगी इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर होने के लिए। लिखो नेक्स्ट। क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos ऑफ A माइनस बी इक्वल टू cos A cos B प्लस sin A sin B। ये प्रूव करना है। cos A माइनस बी इक्वल टू cos A cos B प्लस sin A sin B। ये एक मैथमेटिक्स की आइडेंटिटी होती है। ट्रिग्नोमेट्री में, मैथ में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे उसमें ये आएगी। ये प्रूव करनी है हमने वेक्टर के थ्रू, और दिया क्या हुआ है? ये दिया हुआ है हमें, कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है। उसमें ए बी सी हमें बताने पड़ेंगे क्या क्या है। एक एक बी वेक्टर है, ये बी एक बी पॉइंट है, वो बी एंगल बना रहा है कुछ, सम बी एंगल। और एक कोई पॉइंट है ए, ये आर बी है, आर बी वेक्टर, और ये आर ए वेक्टर, ये एंगल बना रहा है ए। तो अब ऐसे ये दिया हुआ है हमें, अब प्रूव करना है हमें कि जो ये कोस ए माइनस बी है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी है। कैसे अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? ए माइनस बी क्या हुआ? ये हुआ फिर ए माइनस बी, ये बड़ा एंगल ए है, छोटा बी है, तो ए माइनस बी हुआ। ये एक्स वाई एक्स हुआ, आर ए वेक्टर आर बी वेक्टर दिया हमें। अप्रोच कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? आर ए वेक्टर कितना है? आर ए कोस बी, आर ए कोस ए सॉरी, आर ए कोस ए, आर ए कोस ए आई कैप प्लस आर ए मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं अभी इसका। आर ए वेक्टर करता हूं तो वो वेक्टर है, ये आर ए मैग्नीट्यूड है, आर ए साइन, ये साइन है, आर ए साइन बी सॉरी, साइन ए जे कैप, आर ए कोस ए आई कैप प्लस आर ए साइन ए जे कैप। और आर बी वेक्टर, आर बी
कोस बी आई कैप प्लस आर बी साइन बी जे कैप। ये दोनों वेक्टर लिख दिया हमने, आर ए और बी। जब इनका मैग्नीट्यूड हमें पता है आर ए और एंगल पता है ए, तो आई कैप के कैप में लिख दिया। आर ए डॉट आर बी कर दो, कितना हुआ? आर ए वेक्टर डॉट विद आर बी वेक्टर, डू दी डॉट प्रोडक्ट। आर ए कोस ए आई कैप प्लस आर ए साइन ए जे कैप डॉट विद आर बी कोस बी आई कैप प्लस आर बी साइन बी जे कैप। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट हमें पता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप डॉट विद, अगर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप होता है तो ए एक्स ए बी प्लस एक्स वाई को एक्स कॉम्पोनेंट दोनों मल्टीप्लाई कर दो, वाई कॉम्पोनेंट दोनों मल्टीप्लाई कर दो, उन दोनों को ऐड कर दो। डॉट प्रोडक्ट हमें पता है कैसे, ऐसे होएगा आई डॉट जे तो जीरो हो जाएगा, तो आई डॉट आई रहेगा। कितना हुआ ये? आर ए आर बी कोस ए कोस बी, आर ए आर बी कोस ए कोस बी प्लस आर ए आर बी साइन ए साइन बी साइन ए, और ये जे कैप से आई कैप से आई डॉट जे डॉट आई तो जीरो ही हो जाएंगे, साइन ए साइन बी। ये हमारा आर ए डॉट आर बी आ गया। नाउ एक और चीज हमें पता है आर ए डॉट आर बी की, एक ही ये किसके बराबर होता है? मोड ऑफ आर ए मोड ऑफ आर बी वेक्टर बिट एंड एंगल। आर ए और आर बी अगर दो वेक्टर हैं, उनके बीच ए माइनस बी एंगल है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ? आर ए आर बी कोस ए माइनस बी। इसे इक्वेशन नाम दो 1, इसे इक्वेशन नाम दो 2। तो लिखो फ्रॉम फ्रॉम 1 एंड 2, ये दोनों इक्वल होंगे। आर ए आर बी डॉट आर बी है, आर ए डॉट आर बी है, और ये मोड आर ए आर बी से आर मोड ऑफ आर ए वेक्टर लिखा है, ये आर ए भी लिख सकता हूँ इसे, आर ए और सिंपल आर बी। तो ये आर ए आर बी सब कैंसिल होंगे अब। तो इन दोनों को 1 और 2 का इक्वल करा तो हमारा क्या आया नेट रिजल्ट? कोस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री में, काफी काम आता है, फिजिक्स में भी काम आएगा। ठीक है, तो अब लिखो आगे बी सब्स्टिट्यूट 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 माइनस बी इन इन प्लेस ऑफ बी, माइनस बी इन प्लेस ऑफ बी। तो सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, माइनस बी की जगह प्लस बी पुट कर दो, तो ये प्लस बी हो जाएगा ये, और एक कोस और का है माइनस बी। यहाँ पर बी की जगह माइनस बी पुट करेंगे तो साइन की प्रॉपर्टी होती है, साइन के साइन के अंदर ऐसे होता है, अगर अगर साइन माइनस थीटा होता है तो ये माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, साइन और माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। लेकिन कोस और माइनस थीटा की बात करें, अगर कोस और माइनस थीटा, तो ये कोस थीटा के बराबर ही होता है। साइन और माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, लेकिन कोस और माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। इस तरह के जो फंक्शन होते हैं
उन्हें ओड फंक्शन बोला जाता है, मैथ में पढ़ोगे तुम ये सब। ओड फंक्शंस, और ऐसों को बोलते हैं इवन फंक्शन। ओड फंक्शंस, इवन फंक्शन। इसकी खैर अभी तुम्हें जरूरत नहीं है, बस ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। माइनस बी इन प्लेस ऑफ बी, सब्स्टिट्यूट माइनस बी इन प्लेस ऑफ बी। तो कितना हुआ हमारा रिजल्ट? आ जाएगा कोस ऑफ ए प्लस बी, ए माइनस बी की जगह ए प्लस बी बन जाएगा, और कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट सी पार्ट, पुट पुट ए इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा। पुट ए इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा, थीटा है थीटा। ए और बी को इक्वल करके थीटा के इक्वल पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, कितना आया? कोस टू थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत जगह काम आता है। जहां भी हमें टू थीटा से थीटा में कन्वर्ट करना होता है चीजों को, जब ये बहुत काम आता है हमारे। स्टार मार्क, कमिट टू मेमोरी। तो इसे और कैसे लिख सकते हैं? कोस टू थीटा को साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, पता है हमें। तो उसे यहाँ पुट कर दो, कितना आया? 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, और कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दें तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ये ऊपर है, स्क्वायर है ये दोनों है जो स्क्वायर में है। कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 - 2 साइन। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने डॉट प्रोडक्ट का यूज किया था। डॉट प्रोडक्ट का हमें फायदा क्या हुआ? यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट किया हमने, तो यहाँ से कोस कोस ए माइनस बी आ गया। तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें, क्रॉस प्रोडक्ट, तो आर ए डॉट आर ए क्रॉस विद आर बी, क्रॉस प्रोडक्ट एक तो यहाँ से कर देंगे, जैसे आर ए और आर बी का क्रॉस प्रोडक्ट, और यहाँ से आर ए क्रॉस आर बी कर दें तो हमारा साइन ए माइनस बी आएगा। यहाँ साइन ए माइनस बी, आर ए आर बी साइन ए माइनस बी आएगा। तो यानी कि हम क्रॉस प्रोडक्ट अगर कर देंगे तो उससे हम साइन ए माइनस बी ड्राइव कर सकते हैं। जैसे सिमिलरली मैंने डॉट प्रोडक्ट किया, वैसे ही सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो। तो उससे क्या निकल के आएगा? साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी कितना आएगा? ऐसे बी को माइनस बी पुट करके ऐसे आ जाएगा ये आएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये क्रॉस प्रोडक्ट से आ जाएंगे फॉर्मूला। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अनदर क्वेश्चन। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी and condition for points and condition for points A B C to be collinear.
एंड कंडीशन ऑफ पॉइंट्स ए बी सी टू बी कोलिनियर। हमारा क्या दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है ट्राइंगल, और इसके पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर सारे पॉइंट्स के दिए हुए हैं। तो एरिया कैसे निकालते हैं, करते हैं इसे सोल्व। मैंने बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, अगर दो वेक्टर साइड्स की तरह एक्ट कर रहे हैं तो उसका पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, उस उन साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ये बताया था। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो बी सी वेक्टर क्या हुआ, पहले साइड्स निकाल लो, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर क्या हुआ, फाइनल ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना हुआ, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया क्रॉस प्रोडक्ट होता था मैग्नीट्यूड उसका, तो ये हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बी सी वेक्टर क्रॉस विद बी ए वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, ये हाफ सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस विद ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका पूरे का मोड। ये कितना है, हाफ, लिखो, खोलो इंडिविजुअली खोल दो, सी वेक्टर क्रॉस विद ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर, ये माइनस बी वेक्टर क्रॉस विद ए वेक्टर, और ये प्लस बी वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर जीरो, तो वो जीरो। तो इसका पूरे का मैग्नीट्यूड तो कितना है ये, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड माइनस बी क्रॉस ए को ए क्रॉस भी लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए इजकल टू ए क्रॉस बी, ठीक है, और माइनस सी क्रॉस बी को बी क्रॉस सी, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और सी क्रॉस ए को सी क्रॉस ए लिख दो, सी क्रॉस ए, इस पूरे का मैग्नीट्यूड हाफ। तो ये इसे माइनस बी क्रॉस ए को ये लिख दिया मैंने, माइनस सी क्रॉस ए को बी क्रॉस सी। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया आ गया ये हमारा, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी सी क्रॉस ए। और मैंने क्या कहा, फोर फोर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर टू बी कोलिनियर, टू बी कोलिनियर यानी कि एक लाइन में लाई करें, एक सिंगल लाइन में सारे, सिंगल लाइन में लाई करने के लिए हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर से जो ट्राइंगल बना रहा है उसका एरिया जीरो हो जाए। जब ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर ये तीनों कोलिनियर हो जाएंगे तो इनके द्वारा बनाया गया ट्राइंगल कोई ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, एरिया जीरो करते हैं, ट्राइंगल का एरिया जीरो। एक तरह से ये जो पॉइंट है यहाँ से उठ के इस लाइन पे चला जाए, ये कंडीशन हो जाएगी कोलिनियर होने की। इस लाइन पे चला गया मतलब कोलिनियर हो गया, और कोलिनियर हो गया तो इस लाइन पे चला गया, स्ट्रेट लाइन रह जाएगी, यानी कि उसका एरिया जीरो। तो एरिया जीरो कर दो, तो एरिया जीरो करने पे कंडीशन क्या आई, मोड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। एल, ये आ गई कंडीशन फॉर, लिखो मस्ट बी दिस, ऐसे लिखो दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो लेट्स एंड दिस लेक्चर हेयर।
वेक्टर्स हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम कैलकुलस स्टार्ट करते हैं, अर्थमेटिक मीन और कैलकुलस। सो थैंक यू।